नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज हम बात करेंगे राइस की। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट्स में चावल के दाम 11 सालों की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। जानकार इसका असर भारत में भी पड़ने की आशंका जता रहे हैं। हालांकि सरकार को चावल की बम्पर पैदावार की उम्मीद है। ऐसे में सवाल है कि कीमतों में उछाल के पीछे क्या कारण है। क्या वाकई चावल आपकी जेब काटने की तैयारी कर रहा है? क्या वाकई भारत में चावल के दाम बढ़ जाएंगे या फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है? इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं IIFL सिक्योरिटीज के वीपी अनुज गुप्ता, JM फाइनेंशियल सर्विसेज के वीपी जय पुरोहित और सत्यम बालाजी राइस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हिमांशु अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। बात करें अगर हम राइस की, तो इंटरनेशनल मार्केट्स में तो 11% भाव हमने बढ़ते हुए देखे हैं ही, लेकिन अब आशंका और कीमतें बढ़ने की है। सबसे पहले तो इनफैक्ट समझना चाहेंगे कि प्राइसेस क्यों बढ़े हैं। इनफैक्ट हिमांशु, इंटरनेशनल मार्केट्स में जो प्राइस बढ़े हैं, अगर तमाम रिपोर्ट्स आप पढ़ें तो उसके पीछे कारण इंडिया को ही माना जा रहा है, क्योंकि एमएसपी के ऊपर जो प्राइसेस आए हैं, जो एमएसपी हाइक गवर्नमेंट ने की है, 45% एक्सपोर्ट्स इंडिया करता है और इसीलिए इंडिया को फॉलो करते हुए बाकी कंट्रीज ने भी, बाकी नेशंस ने भी प्राइस हाइक किए हैं, जिसके कारण प्राइसेस बढ़े हैं। दूसरी तरफ अल नीनो की चिंता की वजह से भी प्रोडक्टिविटी को लेकर कंसर्न्स हैं। लेकिन फिलहाल जो भाव बढ़े हैं, आप उसके पीछे क्या मुख्य कारण देखते हैं? हिमांशु जी, आपकी ऑडियो म्यूट पे है, प्लीज अनम्यूट करके अपनी बात कहिए। जी दीपाली जी, आपने जो प्राइस इंक्रीज की बात कही है, उस प्राइस इंक्रीज के पीछे दो तीन मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो जैसा आपने कहा कि एमएसपी इंक्रीज, गवर्नमेंट ने जो 7% एमएसपी इंक्रीज किया है, उसके चक्कर में प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। और रबी क्रॉप में जो धान की पैदावार होती है, वो राइस मिलों तक पहुंच नहीं पाई है, क्योंकि किसान इस राइस को, इस पैडी को होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि जब एमएसपी बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को ये पैडी वो दे पाए। क्योंकि आज पैडी का मार्केट कुछ 2100 से 2200 रुपए के आसपास है, जहां पर गवर्नमेंट ने एमएसपी इससे काफी ऊपर रखा है। और बोनस के साथ रियलाइजेशन जो किसान को आने वाले खरीफ सीजन में 3000 से भी ज्यादा का मिलेगा। तो ये शॉर्टेज ऑफ पैडी एक कारण है जिसके प्राइसेस काफी बढ़े हैं। तीसरा और अन्य मुख्य कारण यह है कि जो गवर्नमेंट ने 2 साल तक प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण अन्न योजना में जो मुफ्त चावल बांटा था, उस पर जो रोक लगी, उस पर जो गवर्नमेंट ने बंद किया है, तो काफी लोकल में डिमांड की बढ़ोतरी देखी है हम लोगों ने और चावल की शॉर्टेज देखी है। उस चक्कर में हम काफी प्राइसेस बढ़ता देख रहे हैं। इसके चक्कर में एक्सपोर्ट मार्केट में भी इंडियन राइस धीरे धीरे नॉन कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। हम बाकी कंट्रीज से काफी अच्छा कंपटीशन देख रहे हैं और हम अच्छा खासा गिरावट देखेंगे एक्सपोर्ट नंबर्स में आने वाले क्वार्टर में। सो ये 3 मुख्य कारण हैं जिससे प्राइसेस काफी बढ़े हुए हैं। की बात भी करूंगी हिमांशु जी, लेकिन दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अभी प्रोडक्शन की क्या स्थिति है? क्योंकि एक तरफ तो बात ये हो रही है कि वेदर फिनोमेनन जैसे रहा है, जिसके कारण जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकती है ग्लोबली। दूसरी तरफ अगर हम फॉरेन एजेंसीज की रिपोर्ट देखें या डोमेस्टिक रिपोर्ट्स देखें, यूएसडे की रिपोर्ट भी कंसिडर करें, तो कहा यही गया है कि जो भी 6 बड़े ग्लोबल प्रोड्यूसर्स हैं, जिसमें बांग्लादेश, चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम के साथ भारत भी है, वहां पर रिकॉर्ड आउटपुट रहने की पॉसिबिलिटी है। दूसरी तरफ सप्लाई शॉर्टेज की आप बात करें तो एग्जैक्टली प्रोडक्शन साइड पर या अवेलेबिलिटी साइड पर सिचुएशन क्या है मौजूद और क्या रहने वाली है फिलहाल की स्थिति को देखते हुए? प्रोडक्शन साइड पर मुझे कोई भी इशू दिखाई नहीं देता है। आई थिंक 125 से 130 मिलियन टन का उत्पादन जो कि एक्सपेक्टेड था, उसके आसपास ही फिगर्स रहने वाले हैं। तो एंड जो हम एल नीनो की या वेदर की बातें कर रहे हैं, तो बारिश थोड़ा सा डिले जरूर था, बट सब जगह पर जो मेन प्रोडक्शन स्टेट्स हैं वहां पर बारिश की अभी कोई कमी नहीं है। आप बिहार की बात कर लें, वेस्ट बंगाल की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें या आंध्रा की बात कर लें, कहीं पे भी कोई खासा गिरावट हमें देखने नहीं मिल रहा है। हमारा ऐसा मानना है कि उत्पादन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बट क्योंकि जो एमएसपी बढ़ा है और ये इलेक्शन ईयर्स हैं, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स का प्रोक्योरमेंट का बहुत बड़ा टारगेट है। तो डोमेस्टिक मार्केट में ये चावल कितना आता है, क्या सरकार वापस पीएमजीकेवाई चालू करती है, कितना प्रोक्योरमेंट होता है, बिकॉज सब मेन स्टेट इलेक्शंस भी हैं इस साल। तो उन सब मुद्दों पर नजर रखते हुए कहना काफी मुश्किल होगा कि आने वाले समय में हम कितनी तेजी और देखेंगे। सप्लाई साइड में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज डिसाइड करेगी कि खुले बाजार में कितना धान आता है, कितना चावल आता है। वो ड्राइविंग फोर्स रहेंगे आने वाले समय में प्राइजेस को लेकर।
तो प्राइसेस पे कुछ अनुमान लगाना मुश्किल है, यानी हिमांशु कि कितना बढ़ेंगे यहाँ से, या इन्हीं लेवल्स के आसपास रहेंगे? जैसा आपने क्लियरली कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे डिपेंडेंट होगा, सप्लाई साइड पर चिंता नहीं है, तो फिर काफी पॉलिसी, तो फिर प्राइसेस को लेकर मतलब कुछ भी कहना मुश्किल है काफी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पॉलिसीज पे डिपेंड करता है कितना प्रोक्योरमेंट राज्य सरकार करती है आने वाले खरीफ सीजन में। क्या केंद्र सरकार वापस से प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण अन्न योजना लाती है, क्योंकि उस योजना से 90% ऑफ द बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों का जो रिक्वायरमेंट रहता है वो मार्केट से खत्म हो जाता है। तो वी सी अ लॉट ऑफ अवेलेबिलिटी इन मार्केट। अचानक से वो योजना बंद करने के कारण अवेलेबिलिटी पे भी काफी अच्छा खासा प्रेशर है, प्राइसेस इसीलिए हम ऊपर देख रहे हैं। अगर गवर्नमेंट वापस से चालू करती है तो हम प्राइसेस ईज डाउन होने हुआ देखेंगे, नहीं तो मुझे प्राइसेस इन्हीं के आसपास, क्योंकि आपको ये समझना है कि जितना आप सरकार एमएसपी बढ़ा रही है चावल महंगा होगा ही। अगर आपने सपोर्ट प्राइस 7% बढ़ाया है तो चावल के प्राइसेस 9% 10% बढ़ेंगे ही। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो उसमें बहुत ज्यादा मार्केट कुछ कर नहीं पाएगा अनलेस गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। अच्छा, एक्सपोर्ट्स की बात करें तो फिर सप्लाई साइड पर जब कोई टेंशन नहीं है तो फिर एक्सपोर्ट्स क्यों अंडर प्रेशर रह सकते हैं, या फिर रीसेंट नंबर्स कैसे रहे हैं एक्सपोर्ट्स के? क्योंकि ओपन मार्केट में हमें चावल नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज जो ये एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में चला जा रहा है। ना हमें पैडी की अवेलेबिलिटी हो रही है, ना हमें ओपन मार्केट से राइस मिल पा रहा है, इसीलिए प्रोडक्शन तो अच्छा होने के बावजूद हम काफी अच्छा खासा डाउनफॉल एक्सपोर्ट नंबर्स में देखेंगे। बिकॉज गवर्नमेंट, अगर आज छत्तीसगढ़ की बात करें तो उन्होंने 109 लाख टन धान पिछले साल खरीदा था। इस साल छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का टारगेट 125 से 130 लाख टन का है। तो अगर आप अपना प्रोक्योरमेंट 25% बढ़ाएंगे तो एक्सपोर्ट के लिए राइस आएगा कहां से? तो एक तरफ तो सरकार प्रोक्योरमेंट बढ़ा रही है, दूसरी तरफ अच्छा एक चीज जी जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो एक तरफ सरकार अपना प्रोक्योरमेंट बढ़ा रही है, दूसरी तरफ जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था उस डिस्ट्रीब्यूशन पे सरकार ने अंकुश लगाया है। तो ये डिस इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन है, ये देखना होगा कि कब तक सरकार ये प्रोक्योरमेंट जारी रखती है, जबकि बांटना भी अभी चालू नहीं किया उन लोगों ने। तो एक लास्ट चीज और हिमांशु, हालांकि जैसे आपने क्लियरली कहा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज ड्रिवन इम्पैक्ट रहेगा प्राइसेस पे, लेकिन मतलब ये पूरा सिनेरियो समझना चाहते हैं कि एक्सपोर्ट्स थोड़े कम हो सकते हैं, एक्सपोर्ट्स पर इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरी तरफ ग्लोबली हमने प्राइसेस बढ़ते हुए देखे ड्यू टू वेरियस रीजंस। अगर इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो फर्दर प्राइस हाइक होने की भी प्रोबेबिलिटी है इंटरनेशनल मार्केट्स में, और अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ेंगे तो क्या घरेलू मार्केट में प्राइसेस उससे छूते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल अछूते नहीं रहेंगे। ग्लोबल प्राइसेस इंक्रीज इज, आई थिंक इट इज अदर वे अराउंड। इंडिया में प्राइसेस बढ़ रहे हैं विच इज लीडिंग टू अ ग्लोबल प्राइस राइज, बिकॉज इंडिया आज 40 से 42% एक्सपोर्ट को कमांड करता है। तो इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ग्लोबल राइस फिनोमिना। तो अगर इंडिया में प्राइस लोकली बढ़ रहा है, इसीलिए ओवरऑल एक्सपोर्ट प्राइसेस में भी हम बढ़ोतरी देख रहे हैं और इंडिया का एक्सपोर्ट फिगर्स नीचे जा रहा है। बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन साउथ अमेरिकन कंट्रीज, वियतनाम, थाईलैंड, ये वापस से सक्रिय हो गए हैं एक्सपोर्ट वर्ल्ड में, और इनका नंबर्स हम बढ़ते देख रहे हैं पिछले 2 से 3 हफ्तों में। तो आने वाले समय में आप इन चीजों को बहुत क्लियरली देखेंगे कि नेक्स्ट क्वार्टर हमारा एक्सपोर्ट ड्रास्टिकली डाउन होना चाहिए, क्योंकि ये प्राइसेस अब वर्केबल इंटरनेशनली बहुत ज्यादा नहीं है। एंड डोमेस्टिक प्राइसेस की अनुज, देखिए आपने पूरा कॉन्वर्सेशन, जी डोमेस्टिक प्राइसेस को लेकर क्या कमेंट है हिमांशु? डोमेस्टिक प्राइसेस सर्टेनली अंडर प्रेशर रहेंगे, क्योंकि इंटरनेशनली देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ राइस, एंड जब तक प्राइसेस में गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में ईज डाउन नहीं होता है, ये प्राइसेस का वापस नीचे आ जाना, ऊपर से जो गवर्नमेंट की 20% ड्यूटी का जो पॉलिसी है, इवन दैट इज अ बिग कंसर्न। अनुज, आपने पूरा कॉन्वर्सेशन सुना जो हिमांशु के साथ हुआ, और काफी क्लियरली हिमांशु ने पूरी पिक्चर समझा दी कि क्या फैक्टर्स हैं
गवर्नमेंट का क्या रोल है, अवेलेबिलिटी की क्या सिचुएशन है, सप्लाई, प्राइस, एक्सपोर्ट्स। अब ये बताइए, इस पूरी कॉन्वर्सेशन को सुनने के बाद या फिर जो भी न्यूज फ्लो ड्रिवन मोमेंटम हम देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए प्राइसेस को लेकर? क्या आप भी मानते हैं कि कोई क्लैरिटी नहीं है यहाँ से प्राइसेस की डायरेक्शन क्या रहेगी अनलेस एंड अंटिल क्या प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करती है, क्या पॉलिसीज गवर्नमेंट लेकर आती है, क्या व्यू रहेगा प्राइस के हिसाब से इन स्तरों से? दीपाली जी देखिए, जिस तरीके से एक्सपोर्ट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 हफ्तों में डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस बढ़े हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो करीबन 4 लाख मीट्रिक टन के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया, जो कि करीबन 3.19 के आसपास था। तो एक्सपोर्ट जो है वो काफी इंक्रीज हुआ है, और उसकी वजह से हमने इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में भाव ऊपर की तरफ आते हुए देखे हैं। तो एक्सपोर्ट जो बढ़ना स्टार्ट हुआ है वो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हालांकि अगर आप डोमेस्टिक फ्रंट पे देखेंगे तो मानसून भी अच्छा है इस बार। मानसून जो नॉर्मल हम अलिनो की वजह से देख रहे थे, वो मानसून भी यहाँ पे नॉर्मल होता हुआ दिखाई दिया है, और मुझे लग रहा है कि जो सोइंग एक्टिविटी है वो भी यहाँ पर अब बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो एक्सपेक्टेड है कि क्योंकि एमएसपी बढ़ा है तो जो क्रॉप है वो भी साइज यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और मुझे लग रहा है कि क्योंकि आप हमेशा देखेंगे साल दर साल इसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक शॉर्ट लिविड है, आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिलेगी। नई क्रॉप जब मंडियों में आएगी, जब नई क्रॉप लगेगी, नई क्रॉप जब आपको सितंबर अक्टूबर में आती हुई दिखाई देगी, तो वहां पर आपको भावों में कुछ नरमी आती हुई दिखाई देगी। मेरे हिसाब से जो भाव है वो शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत ऊपर की तरफ आ सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि फिर साल के एंड तक आते आते भावों में कुछ कूल ऑफ आपको देखने को मिलेगा। चलिए शुक्रिया हिमांशु आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए काफी क्लियरली पूरी सिचुएशन पर। थैंक यू सो मच। तो जैसे अनुज ने भी कहा और हिमांशु ने भी मेंशन किया, शॉर्ट टर्म में प्राइसेस डेफिनेटली नजरें रहेंगी उन पर, थोड़े बहुत ऊपर जा सकते हैं, लेकिन बाय एंड ऑफ द ईयर प्राइसेस थोड़े कम होने चाहिए। यहाँ से ऑलरेडी साल की शुरुआत से लेकर अब तक हम 12% भाव ऊपर जाते हुए देखा है हमने, ना ही सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट्स में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। जय पुरोहित, अनुज गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं, लेंगे उनसे स्ट्रैटेजीज एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री, फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। जय पुरोहित तो साथ ही अनुज गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। ले लेते हैं पहले उनके पिक्स, उसके बाद लेंगे अलग अलग कमोडिटीज पर व्यू। जय बताइए आपकी टॉप कॉल्स क्या हैं? गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही अच्छा खासा उछाल निचले लेवल से देखने के लिए मिला है। मुझे लग रहा है कि ये और कंटिन्यू होना चाहिए। सिल्वर मेरा टॉपिक रहेगा यहाँ पे, बट थोड़ा सा डिप के बाद में करना चाहिए। 71,000 71,100 ये एक अच्छा लेवल है जहाँ पे सिल्वर फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं। 70,600 का स्टॉप लॉस रखे और अपसाइड में 72,000 तक के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी यहाँ पे पॉजिटिव है आउटलुक। 58,450 से 400 की रेंज में बाइंग करके चलना चाहिए गोल्ड में। 58,200 का स्टॉप लॉस रखे और 59,000 तक के लेवल हम लोग आज या कल में देख सकते हैं। अनुज आपके रिकमेंडेशंस क्या हैं? दीपाली जी, मेरा रिकमेंडेशन कॉटन सीड ऑयल केक पे रहेगा। हमने इसमें कंटिन्यूस एक फॉल आते हुए देखा है, करीबन हम देखें तो 4 दिनों से लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक में बिकवाली का ट्रेड बनाना चाहिए करीबन 2450 में। स्टॉप लॉस 2510 का लगाएं। टारगेट लग रहा है कि नीचे 2300 रुपए तक देखने को मिल सकता है। तो क्योंकि जिस तरीके से हम बारिश देख रहे हैं तो एक्सपेक्टेड है कि कॉटन की क्रॉप अच्छी हो सकती है। तो उसके चलते हमने देखा है कि कॉटन सीड ऑयल केक में भी नरमी, और कहीं ना कहीं बारिश के टाइम पे हम देखते हैं जनरली कॉटन सीड ऑयल केक की डिमांड भी कम रहती है, तो उसके चलते भावों में सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मसालों में अभी भी मोमेंटम पॉजिटिव है। तो यहाँ पर कोरिएंडर मुझे लगता है कि एक अच्छा कमोडिटी हो सकता है जहां पर हम खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। तो करीबन 6650 में कोरिएंडर में खरीदारी करें, 6450 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट मुझे लग रहा है कि ऊपर में 7000 तक देखने को मिल सकता है। तो जनरली बारिश का जो इंपैक्ट है वो भी यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है कोरिएंडर में। तो कोरिएंडर के अंदर खरीदारी का ट्रेड लें, 7000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके जय, क्रूड पर क्या राय है आपकी? यहाँ हमने प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में, घरेलू बाजार में बढ़ते हुए देखे हैं, क्या व्यू इन स्तरों से कच्चे तेल पर? अब देखिए, अगर ब्रेंट का ओवरऑल हम देखेंगे तो लास्ट दो महीनों से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। 7150 निचला स्तर है और 7850 ऊपर का लेवल है। सो अभी ऊपरी लेवल के पास में आ गया और मुझे लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम दो अभी पॉजिटिव साइड में, बट अपसाइड कहीं ना कहीं पे कैप है अपसाइड में। और अगर एमसीएक्स की बात करेंगे तो 6050 6100 ये मेजर हर्डल है अपसाइड में।
सो करंट लेवल्स पे बाइंग नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करें डिप के बाद में बाइंग करें। 5800 850 ये अच्छा लेवल है बाइंग करने के लिए, बट मुझे लग रहा है कि अपसाइड में 6100 के यहाँ पे एक बार जो मोमेंटम है वो फिजल आउट हो सकता है। सो अगर किसी को ट्रेडिंग रणनीति बनानी है तो ऑप्शंस के थ्रू करना ज्यादा बेटर है। 5900 का जो कॉल ऑप्शन है उसको 150 के करीब बाय करें, अभी लगभग 175 180 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, वेट करें, अभी 150 के अराउंड आते हैं तब बाय करें, 120 का स्टॉप लॉस रखें और 230 तक का टारगेट वहां पे हम लोग देख सकते हैं। ओके और साथ ही बेस मेटल्स पर क्या राय है? यहाँ हम थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं, प्राइसेस थोड़ा सा नीचे भी आए हैं। यहाँ क्या ओवरऑल बेस मेटल पैक पर व्यू क्या है और कोई स्ट्रैटेजीज रेकमेंड करना चाहेंगे क्या बेस मेटल्स में? जय, बेस मेटल मिक्स्ड है, ओवरऑल कोई मेजर डेटा ऐसा है नहीं है कि जहाँ पे एक ट्रेंडिंग मूव है। मुझे लग रहा है कि कॉपर में और एल्यूमिनियम में सेलिंग प्रेशर और बन सकता है। एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर काफी वीक है और वहाँ पे और कंटिन्यूएशन होना चाहिए डाउन साइड में। इमीडिएट बेसिस पे 192 का सपोर्ट है, वहां तक आने की पूरी संभावना है और अगर वो ब्रेक करता है तो 187 तक के लेवल्स भी हम लोग देख सकते हैं। और अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर भी मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हावी रहेगा। 717 718 वो एक लेवल है जहां पे शॉर्ट सेल के लिए ट्रेडर्स देख सकते हैं। 722 का स्टॉप लॉस रखें और 708 तक के लेवल्स हम लोग आने वाले 2 दिन में देख सकते हैं। ओके अच्छा, अब एग्री कमोडिटी बास्केट की बात कर लेते हैं और राय ले लेते हैं अनुज की। स्पाइसेस के पैक के हालांकि चर्चा हुई, लेकिन ग्वार पैक में ओवरऑल यहाँ से आउटलुक क्या दिख रहा है आपको अनुज? क्योंकि ग्वार से थोड़ी गिरावट अच्छी खासी देखने के बाद थोड़े प्राइसेस हमने संभलते हुए देखे थे और वापस अंडर प्रेशर आते हुए दिखाई दिए ग्वार दोनों के। और देखिए ग्वार में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं भाव एक रेंज में ट्रेड होते हुए दिखाई दिए हैं। हमने देखा है कि नीचे में करीबन 5200 और ऊपर में करीबन 5500 के बीच ग्वार के भाव मूव होते हुए दिखाई दिए। वहीं अगर हम ग्वार गम की बात करें तो नीचे में करीबन 9800 और ऊपर में करीबन 11000 के बीच, ये थोड़ा सा ब्रॉड रेंज है जिसमें हमने पिछले 15 दिनों में एक मूवमेंट आते हुए देखा है। मुझे लगता है कि मार्केट अभी फिलहाल इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके से हम मानसून की एक्टिविटी देख रहे हैं वो काफी हद तक प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है और जिस तरीके से हम बारिश देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल अभी हमें लगता है कि मार्केट इसी रेंज में रहेगा, बट कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऊपर अगर 5500 के आसपास जाते हैं भाव ग्वार में तो हम अगेन एक सेलिंग आता हुआ देखेंगे और नीचे अगर ये भाव 5200 के आसपास मिलते हैं तो वहां पर अगेन एक बाइंग एक्यूमुलेट देखी जा सकती है। तो 5200 से लेकर 5500 का रेंज मुझे लगता है कि हम मार्केट रहेगा और इसी रेंज में मुझे लगता है कि मार्केट जो है ग्वार का वो यहाँ पे मूव कर सकता है। सिमिलरली 9800 के आसपास हम ग्वार गम में एक्यूमुलेट देख सकते हैं। जिस तरीके से क्रूड के भाव ऊपर आते हुए दिख रहे हैं तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ग्वार कम में भी एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो शॉर्ट टर्म में अगर किसी को ट्रेड लेना है तो वेट करें, नीचे 5200 के आसपास ग्वार के भाव मिले तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ओके तो ये सजेशन है आपके लिए ग्वार पैक पर, जहां पर डिप्स पर बाय करने के सलाह। अच्छा, ये टर्मरिक लगता है क्या प्रॉफिट टेकिंग और जाएगी यहां से, क्योंकि 10,000 तक जाने के बाद भाव 9,600 पर आ चुके हैं अभी, क्या व्यू है यहां पर? देखिए टर्मरिक में हमने देखा था नीचे रिसेंटली करीबन 7,700 का लो था, वहां से उठकर भाव करीबन 10,300 ऑलमोस्ट देखें तो करीबन 2500 रुपए की तेजी हम टर्मरिक में देख चुके हैं, जो कि एंटिसिपेटेड था। और मुझे लग रहा है कि ये जो आज प्रॉफिट बुकिंग हम देख रहे हैं ये महज एक प्रॉफिट बुकिंग है। अभी भी ट्रेंड जो है टर्मरिक का वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा। नीचे अगर भाव 9,400 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी करना चाहिए, 9,100 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगेन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 10,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। अगर 10,000 के लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज करता है वीकली बेसिस पे तो मुझे लगता है कि 11,000 तक के लेवल यहाँ पर आ सकते हैं। वॉल्यूम इस काउंटर में पहले बिल्कुल भी नहीं थे, अब यहाँ पे वॉल्यूम आने स्टार्ट हुए हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि एक बाइंग एक्टिविटी, बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे लौटता हुआ दिखाई दिया है। फंडामेंटल साइड जाए तो जिस तरीके से बारिश हो रहा है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्रॉप को यहाँ पे इफेक्ट हो सकता है, सोइंग में एक्टिविटी लेट हो सकती है, तो मुझे लगता है कि उसका काफी हद तक सपोर्ट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 10,000 के लेवल अगेन आपको टर्मरिक में देखने को मिल सकते हैं। ओके चलिए, तो ये सजेशन है टर्मरिक पर, जहां पर प्राइसेस वापस ऊपर आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। क्विक कमेंट मेंथा ऑयल पर भी ले लेते हैं, जहां पर हमने स्ट्रेंथ देखी आते हुए। क्या सजेशन मेंथा पर आपका अनुज?
देखिए मेंथा में हमने लास्ट वीक और इवन लास्ट मंथ में काफी बड़ी गिरावट देखी थी, भाव नीचे करीबन 890 तक आ गए थे। आज थोड़ी सी रिकवरी है, क्योंकि जिस तरीके से जो एरिया है वहां पर जो बारिश हुई है उससे जो क्रॉप होती है उसमें जो कंटेंट होता है, ऑयल कंटेंट, वो कम हो जाता है। तो वही वहां पर देखने को मिला। हमने जो एरिया है बाराबंकी वगैरह, वहां पे काफी बड़ी एक अच्छी क्वांटिटी में बारिश होती हुई देखी है। उससे काफी हद तक क्रॉप थोड़ा सा डैमेज होता हुआ दिखा, क्योंकि अराइवल सीजन है और अराइवल भी यहाँ पे इस टाइम पे बाधित होते हुए दिखाई दिए हैं। तो फंडामेंटली मार्केट सपोर्टिव है। टेक्निकल पॉइंट पे जाएं तो मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बाउंस बैक मेंथा में आ सकता है, जो कि ऊपर में करीबन 915 से लेकर 920 तक लीड कर सकता है। तो ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर मैं खरीदारी की सलाह दूंगा। 890 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 920 से लेकर 925 तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये अलग अलग कमोडिटीज पर व्यू और स्ट्रैटेजीज आपको मिली है। मेंथा पर भी राय मिली है, जहां पर 1% की बढ़त फिलहाल हम देख रहे हैं। लेकिन चलिए, इसी के साथ शो में तो इतना ही। शुक्रिया जय और अनुज, आप दोनों का ही आने के लिए और अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।